क्या अब 8 से 9th में आ गए हो और सोच रहे हो कि कहां से पढ़े, कैसे पढ़े, किस तरीके से पढ़े? क्या 9th कठिन है, क्या डिफिकल्ट है, हार्ड है? तो नहीं मेरे भाई, थोड़ा सा भी नहीं घबराना। बस बार बार कहता हूं, यूटीएस कैरियर इंस्टीट्यूट से बस जुड़े रहना, शिवम भैया से जुड़े रहना। यू क्लास 9th हो या क्लास 10th, यू एकदम इजी वे में खत्म करेंगे। तो हर एक स्टूडेंट्स का एक ही डाउट रहता है कि क्या सर, क्या शिवम भैया 9th वास्तव में 8 से कठिन है? तो नहीं भाई, कोई भी क्लास कठिन नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट डिफिकल्ट नहीं होता। बस अपने पढ़ाई के तरीकों को चेंज करो, धीरे धीरे ही सही, लेकिन पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। हाँ, ये होता है कि 8 के बच्चों के लिए फर्स्ट स्टेप होता है 9th। तो मेरे दोस्त बस याद रखना, अगर जिस दिन फर्स्ट स्टेप चढ़ गए ना, आगे के स्टेप्स ऑटोमेटिक दिखाई देने लगते हैं। बस जो भी मेहनत है फर्स्ट स्टेप में होती है, लेकिन उसमें भी जो मेहनत होगा ना भाई, एकदम इजी वे में हम लोग करेंगे। थोड़ा सा भी तुम्हें डिफिकल्टी फील नहीं होगी, थोड़ा सा भी तुम्हें हार्डनेस फील नहीं होगा। एकदम इजी वे में क्लास 9th को जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, हर एक टीचर के द्वारा सभी सब्जेक्ट को इजी वे में कंप्लीट किया जाएगा। बस जुड़े रहना। और हाँ, आज क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर बहुत ही जबरदस्त लेक्चर होने वाला है भाई। हर एक चीज विद एक्सपेरिमेंट, विद प्रैक्टिकल, हर एक सामान तुम्हारे पास मौजूद है भाई। सभी चीजें तुम्हारे पास मौजूद है, देख लो। सभी चीजें जितने भी एक्सपेरिमेंट के सामान है, सब मैं ला कर रख दिया हूं। लास्ट तक, एंड तक बस बने रहना, क्योंकि हम लोग इस चैप्टर को यूं एकदम इजी वे में विद एक्सपेरिमेंट, विद प्रैक्टिकल खत्म करने वाले हैं। बस एंड तक जुड़े रहना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना मेरे दोस्त। तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज का सेशन, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर, हमारे आसपास के पदार्थ। तो स्टार्ट करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा तुम लोगों से कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, बस मेहनत करता जा, देखना मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मजा भी आएगा। चलो आओ स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले आज का फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। तो चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमारा सबसे पहला टॉपिक कौन सा होने वाला है और कौन सा सबसे जबरदस्त टॉपिक होने वाला है। तो आओ स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। क्या है हमारा फर्स्ट टॉपिक? हमारा फर्स्ट टॉपिक है पदार्थ। यानी कि स्टूडेंट सबसे पहले बता दे, शिवम भैया का एक फैक्ट है, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले पूरी तरह से उस चैप्टर में घुस जाओ, कि पता चल सके आगे के टॉपिक में हमें उस चैप्टर में आगे की टॉपिक कौन सी पढ़नी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे चैप्टर का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ठीक है, तो पदार्थ को स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं तुम्हें फील कराना चाहता हूं कि जब भी तुम अपने आसपास कहीं बैठे हो, ठीक है, चाहे टेबल पे हो, चाहे चेयर पे हो, तो अपने आसपास तुम बहुत चीजें देखते होगे, लेकिन बस इतना ही कहते होगे कि ये फैन है, ये टेबल है, ये चेयर है, ये पानी है, ये पंखा है, ये कुछ है, ये कुछ है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि केमिस्ट्री की भाषा में, साइंस की भाषा में उसे क्या कहते हैं? तो मेरे दोस्त, आज यही चीजें हम सीखने आए हैं। जिस चीज को तुम एक ऑब्जेक्ट बोलते हो, एक वस्तु बोलते हो, वो फिजिक्स बोलते हो। क्या केमिस्ट्री के भाषा में उसे हम क्या बोलते हैं? कभी तुमने सोचा? तो मेरे दोस्त, हर एक चीज को समझाऊंगा, हर एक चीज बताऊंगा, सभी एक्सपेरिमेंट का सामान लाकर रख दिया हो। अभी एकदम पूरा एक्सपेरिमेंट विद प्रैक्टिकली हम लोग पूरे चैप्टर को यूं खत्म करेंगे। ठीक है, और एकदम फुल जोश के साथ एकदम बैठे रहना। चलो स्टार्ट करते हैं टॉपिक पहला, पदार्थ। ठीक है, तो बोल रहा है पदार्थ में कि विश्व में प्रत्येक वस्तु, क्या बोल रहा है, इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में, चाहे वह कोई भी वस्तु हो, चाहे कोई भी वस्तु हो, क्या जिस सामग्री से बनी है उसे पदार्थ कहा जाता है। इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु हो, चाहे वो जिस भी सामग्री से बनी है, वो क्या है? पदार्थ है। ठीक है, जैसे मैं लेता हूं, मान लो, एकदम आराम आराम से समझते चलना भाई, थोड़ा सा भी नहीं घबराना। मान लो मैं वाटर लेता हूं, ठीक है, वाटर लेता हूं, वाटर का फार्मूला क्या तुम्हें पता है? अगर कोई पूछता है कि वाटर का फार्मूला क्या होता है, तो वाटर का फार्मूला क्या होता है दोस्त? H2O। ठीक है, तो बात यह आती है कि मैंने बताया है तुम्हें
कि जिस भी सामग्री से बना होता है उसे क्या कहते हैं हम? पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब वाटर क्या है? H2, यहां पे क्या है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। O क्या है? ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। यानी कि हमारा इस वाटर में क्या क्या प्रयोग हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कि वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपोनेंट क्या हुए हैं? यूज हुए हैं। यानी कि इसके लिए कौन सामग्री का काम कौन करेगा? यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। यानी कि तुमसे कई लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि पानी किससे मिलके बना है, ऐसे क्वेश्चंस। भाई घबराना नहीं, साइंस तू पढ़ रहा है शिवम भैया से। बस नॉर्मल भाषा में तुमसे बता दूं, अगर किसी भी चीज का कोई पूछता है कि वो किस सामग्री से मिलके बनी है, अगर तू उसका केमिकल फॉर्मूला तुझे पता है ना, तू एकदम तरीके से बता देगा। अब वाटर का तुम्हें फॉर्मूला अगर H2O पता है तभी तो तू बता पाएगा कि वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ? जिस सामग्री से वो मिलके बना है वो क्या है? पदार्थ है। बस, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना है तो उसके लिए पदार्थ कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। यानी कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपोनेंट क्या हुए हैं? प्रयोग हुए हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया? और बोल रहा है कि और हमारे आसपास विद्यमान हर वस्तु में क्या है? पदार्थ है। अब तुम कहीं भी बैठे हो, आसपास कोई भी चीज उठाकर देख लो, वो किसी न किसी चीज से मिल के बनी ही होगी। अब जिस भी चीज से वो मिल के बना होगा वही क्या होगा? उसे पदार्थ होगा। ठीक है, आगे समझ में। अगला बोला है कि पदार्थ स्थान घेरता है और इसका द्रव्यमान होता है। जैसे हमारे पास एक पेन है, ठीक है, पेन है, साथ में मैं बॉटल लिया हूं, ठीक है, बॉटल। अब एक क्या है तुम्हारे पास? एक वस्तु है। अब एक किसी न किसी चीज का बना है, लोहे का है, आयरन का बना हुआ है, तो कहीं न कहीं इसमें आयरन के मेटल प्रयोग हुए हैं, पदार्थ प्रयोग हुए हैं। अब ये क्या है? इसके पास कुछ द्रव्यमान है, कुछ द्रव्यमान है। अगर मैं इस चीज को यहां रख दूं, यहां, तो क्या तुम्हें देख रहे होगे कि यहाँ की चीजें तुम्हें पीछे की चीजें दिखाई नहीं दे रहे होंगे? क्यों? क्योंकि इसने क्या किया? प्लेस को ऑक्युपाई कर लिया, जगह घेर लिया। इसके पास कुछ द्रव्यमान है, इसलिए क्या है? एक मैटर है, एक पदार्थ है। यानी कि इस ब्रह्मांड में वह कोई भी वस्तु जिस सामग्री से मिलकर बनी होती है वो क्या होती है? पदार्थ होती है। और उसके पास क्या होता है? द्रव्यमान होता है। और वो क्या होता है? जगह घेरती है। आ गया समझ में? जैसे एक पेन भी है, अगर इसको यहां रख दो तो तुम देख रहे हो क्या कर रहा है? प्लेस ऑक्युपाई कर रहा है, जगह को क्या करना है? घेर रहा है। अंडरस्टैंड दोस्त? समझ में आ रहा है? एकदम यूं समझेंगे, यूं समझेंगे, घबराना नहीं, एकदम इजी वे में समझेंगे भाई। ठीक है, अगला टॉपिक बोल रहा है पदार्थ कणों से बना है। ये तो सही बात है भाई, कोई भी पदार्थ हो छोटे छोटे कणों से मिलकर ही बना होता है। जैसे तुम्हारी बॉडी है, बॉडी है, बायो में पढ़ेंगे भाई, बायो में तुम्हारी बॉडी क्या है? बॉडी सेल से मिलकर बनी है। सेल से सिमिलर सेल मिले तो टिश्यू बन गया। ठीक है, टिश्यू मिले उसके बाद क्या हो गया? आर्गन बन गया। आर्गन के बाद आर्गन सिस्टम बन गए। आर्गन सिस्टम के बाद क्या हो गई? बॉडी बन गई। उसी तरह कोई भी पदार्थ क्या है? कोई भी पदार्थ क्या है? पार्टिकल से, कणों से मिलके बना होता है, छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। ठीक है, जैसे अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या होंगे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंपोनेंट है, अब उसी के क्या होंगे? पार्टिकल्स होंगे इसमें। तो पानी पता चल गया, यहां तक क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। हाँ भाई, अगर तुम इसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर दो तो इतना छोटा होगा कि तुम्हें नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रिक माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा, और बहुत ही अच्छा माइक्रोस्कोप रहे तब दिखाई देगा। ठीक है, तो पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं। यहां तक क्लियर? अंडरस्टैंड? ठीक है, एग्जाम्पल में मैं लेता हूं दोस्त। एग्जाम्पल में तुम्हारे पास देख रहे होगे, यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या है भाई? यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या है तुम्हारा? सबसे पहले एग्जाम्पल में क्या है? टेबल। अगर मैं टेबल को लूं, जिस टेबल पे तू बैठ के पढ़ रहा है ना, वो क्या है? तू तो नॉर्मल भाषा में उसे टेबल बोल लेता है, लेकिन वो क्या है? केमिस्ट्री की भाषा में क्या है दोस्त? पदार्थ है, मैटर है। ठीक है, मैटर है। अब क्या करता है तू? फैन को लेता है। ठीक है, फैन, जिस टेबल पे पढ़ रहा है उसके ऊपर तू फैन भी लगाया होगा, उसे भी देख। मैंने क्या बोला है? अपने आसपास कोई भी चीजें तू देख, वो क्या है? मैटर है। ठीक है, अब एक तू पेन भी लेता है। अरे दोस्त, पढ़ रहा है तो टेबल पे पढ़ रहा है, ऊपर फैन भी लगा है, पेन से तू लिख भी रहा है। उन सब चीजों में क्या है? द्रव्यमान है, और वो प्लेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, जगह घेर रहे हैं, तो क्या है? पदार्थ है। और वो किसी न किसी सामग्री से मिलके बना ही होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? एग्जाम्पल देख रहे हो? विद डायग्राम ऐसे बहुत इजी वे में समझेंगे मेरे दोस्त, क्यों घबराता है?
एकदम इजी वे में समझेंगे, बस लास्ट तक बने रहना। क्योंकि देख हर एक चीजें यहाँ पे मौजूद है, हर एक चीज मैं लेकर आया हूँ तेरे को समझाने के लिए, एकदम विद प्रैक्टिकली, एकदम एक्सपेरिमेंट के साथ हम लोग समझेंगे। बहुत चीजें लाया हूँ, ठीक है, जैसा जैसा तुम्हें जरूरत होगा हर चीज लेकर आया हूँ, सब चीजें मिलेंगी तुम्हें, ठीक है। यहाँ विद एक्सपेरिमेंट एकदम प्रैक्टिकली पढ़ाया जाता है दोस्त, बस इजी वे में एकदम पढ़ना और लास्ट तक बने रहना, और शेयर करना नहीं भूलना मेरे भाई। बस तू जब शेयर करता है ना, सब्सक्राइबर मिलते हैं ना, तो हमें और जुनून बढ़ता है और मोटिवेशन मिलता है कि हम भी तुम्हारे लिए क्या कर सकें और मेहनत कर सकें, ठीक है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, यहां तक की कहानी समझ में आ गई, आगे चलते हैं, ठीक है। अगला बोल रहा है पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणी गुण। अब इसी में भाई हम लोग प्रैक्टिकल का, एक्सपेरिमेंट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अभी और आगे भी बहुत होगा, बस यूं लास्ट तक बने रहना, ठीक है, लास्ट तक बस बने रहना। पहला क्या कह रहा है, पदार्थ के कण निरंतर गति करते हैं। दोस्त ये चीजें दिखाई तो तुम्हें नहीं दे रही है, ये गति तो करता दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इसके जो कण है ना, जिस चीज से मिलकर बना है ना, ये क्या कर रहा है, गति कर रहा है। ये पानी है ना H2O, अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जो मिलकर बना है ना, तो गति करता तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर हाई करोगे ये भी गति करने लगेगा। क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, अभी इसके सभी कैरेक्टरिस्टिक में हम पढ़ेंगे भाई, अभी तो ये दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन गति कर रहा है, ठीक है, अभी हम लोग समझेंगे, ठीक है, गति कर रहा है। यानी उसके पास क्या होती है, गतिज ऊर्जा, यानी कि उसके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, गतिज ऊर्जा होती है। अगला बोला है कि जैसे ही तापमान बढ़ने से कणों की गति क्या होती है, तेज हो जाती है। जैसे ध्यान दे रहा स्टूडेंट्स, मान लो मैं यहाँ पे कोई चीज लिया हूं, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैं कोई चीज लिया हूं, ठीक, कुछ भी समझ सकता है भाई, तू कुछ भी समझ सकता है, गिलास समझ, कप समझ, जो भी समझ रहा है तू समझ सकता है, ठीक है। उसमें मैंने पानी डाल दिया, ध्यान देना, मैंने उसमें क्या किया, पानी डाल दिया, लेकिन इस समय क्या हो रहा है, इस समय तो गति नहीं कर रहा है ना, इस समय क्या कर रहा है, गति नहीं कर रहा है, पानी तो गति नहीं कर रहा है ना इस समय, लेकिन तू तो बोल रहा है, तू तो सुन रहा है कि मास्टर बोल रहा है कि गति करता है, सुना है ना तू। तो अगर इस समय गति नहीं करता है, इस समय गति कर रहा है, इस समय भी वो गति कर रहा है, लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि वो कर नहीं रहा है। लेकिन जैसे ही मेरे दोस्त हम क्या करते हैं, जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, वैसे ही पदार्थ के कण बहुत तेजी से क्या करते हैं, गति करने लगते हैं। जैसे, ठीक है, देखो समझते हैं इसको, देखो जैसे मान लो तुम क्या कर रहे हो, किसी बर्तन में मान लो चाय ही बनाते हो घर में, ठीक है, चाय ही बनाते हो, चाय बनाते हो, चाय बनाते हो, और जैसे ही क्या करते हो तुम यहां से इसको आग देना चालू करते हो। भाई जैसे भी आग देते हो, गैस से, चूल्हा पे, जिस तरह भी आग देना तुम जैसे चालू करते हो, देखते हो इसके पदार्थ के कण क्या होते हैं, बदकना जानते हो ना, धधकना, क्या करता है, हिलने डुलने लगते हैं। पानी वहां पे क्या होती है, बहुत तेजी से गति करने लगती है। यानी कि पदार्थ के कण गति तो करते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, वो चीजें हमें साफ साफ दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि तापमान बढ़ने से कणों की गति क्या होती है, तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। यानी कि पदार्थ में गतिज ऊर्जा होता है भाई, गति तो तभी भी कर रहा है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पानी का, गति उसके कण कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही तूने टेम्परेचर हाई किया ना, वो और तेजी से करने लगा भाई, और तेजी से, ठीक है। तो यूं एकदम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। अब जैसे क्या है, तू यहीं पे क्या करे, गिलास वाटर लिया है, ठीक है, और किसी नॉर्मल बोट, अगर स्टील में, किसी चाहे एल्युमिनियम, तुम जिसमें भी लेके अगर नीचे से टेम्परेचर देता है, वैसे ही पानी क्या होता है, खदकना चालू हो जाता है, बदकना चालू हो जाता है। यानी कि गति तो ये कर रहा था, लेकिन टेम्परेचर इसे उचित मात्रा में नहीं मिल रही थी। लेकिन जैसे ही तूने टेम्परेचर दिया, ये क्या किया, इसने गति करना और चालू कर दिया। यानी कि तापमान बढ़ाने से, सब अभिलाक्षणी गुण है भाई, तापमान बढ़ने से गति तेज हो जाती है, क्योंकि कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे हम, ठीक है। चलो, एक गिलास वाटर मेरे पास यहां है, स्थान होता है, तुम्हें मैं समझाऊंगा। एक गिलास वाटर यहां पे है, ठीक है, लगभग दोनों के पानी का लेवल बराबर है, ठीक है। पदार्थ के कणों के बीच जगह होता है, रिक्त स्थान होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है, मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक। 2 गिलास वाटर है, एक गिलास वाटर में मैंने क्या किया, यहां पे ध्यान देना,
मैं साल्ट का प्रयोग करता हूं, ठीक है, ध्यान देना। एक गिलास वाटर में मैं साल्ट को डाल देता हूं, इस चीज को ध्यान देना। साल्ट को मैं डाल देता हूं और इसको पूरी अच्छी तरह से मिला देता हूं, ध्यान देना। और एक एकदम नॉर्मल वाटर मैंने लिया है, देख रहे होगे तुम एकदम नॉर्मली, एक में सॉल्ट मिला हुआ है और एक में क्या है, एकदम नॉर्मल वाटर दिखाई दे रहा है तुम्हें, ठीक है। एक में सॉल्ट है, एक में क्या है, नॉर्मल वाटर है, और दोनों का लेवल बराबर है। मैं तुम्हें तो समझा रहा हूं कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं। तो क्या अगर तुम देख सकते हो, क्या मैंने नमक डाला तो क्या पानी का लेवल बढ़ा? क्या नहीं बढ़ा, नमक क्या हो गया, इसमें मिल गया। तो तुम सोच रहे होगे कि झूठ तो नहीं बोल रहा, सोच रहे होगे ना, झूठ तो नहीं बोल रहा मास्टर। चलो इसको एक अच्छे तरीके से समझाते हैं। इसमें मैंने नमक डाल दिया, यानी कि मेरा कहना है कि इसमें जो खाली स्थान थे, जो रिक्त स्थान थे, वो नमक भर लिया, और ये नॉर्मल वाटर है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे इंडिगो ब्लू का मैं यूज करूंगा, तुमको मैं प्रूफ कराता हूं, क्योंकि तू ऑनलाइन तू पढ़ रहा है, ठीक है। तेरे को मैं दिखा भी रहा हूं, अगर तेरे को तब भी विश्वास नहीं है तो तेरे को मैं इस तरीके से दिखाऊंगा, तू यूं विश्वास कर लेगा। देखना, मैं इसमें इंडिगो ब्लू डाल रहा हूं। इस वाटर में क्या था, मैंने नमक डाला था, साल्टी वाटर था, ठीक है, और इसमें नॉर्मल वाटर है। अब मैं दोनों में इंडिगो ब्लू डालूंगा, ध्यान देना, ध्यान देना एकदम अच्छे तरीके से। इंडिगो ब्लू 4 से 5 बूंद मैंने इसमें डाल दिया। देख रहा है कुछ मैजिक हो रहा है? जैसे ही तू देख रहा है, अब ये वाटर क्या हुआ, पूरे वाटर में इंडिगो ब्लू घुल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? मिल गया। अब ध्यान देना, यही तुम्हारे पास ही है, और मैं यहाँ पे सॉल्टी वाटर लिया हूं। अभी दिखाता हूं तुम्हें जादू, जादू दिखाता हूं, तुझे पता चल सके कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। जैसे क्या है, जैसे ही तूने देखा यहाँ पे 4 से 5 बूंद हमने इंडिगो ब्लू जैसे डाला, मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, नॉर्मल वाटर था, यानी कि उस रिक्त स्थान, इस ग्लास के रिक्त स्थान को इंडिगो ब्लू ने भर लिया, ठीक है। और इस वाटर के रिक्त स्थान को मैंने सॉल्ट डाल के भर दिया। अभी तुम्हें बताऊंगा कैसे पता चलेगा कि रिक्त स्थान होता है। अब इसमें तुम देख रहे होगे पूरी तरह से इंडिगो ब्लू घुल गया है। अब सेम वही चीज मैं 4 से 5 बूंद इसमें डालूंगा, ध्यान देना। ध्यान देना, कुछ दिखाई दिया? यूं एकदम जादू से समझेंगे दोस्त। तू देख रहा होगा कि इतने के नीचे अब इंडिगो ब्लू आ ही नहीं रहा मेरे दोस्त, पानी, यानी कि इंडिगो ब्लू इतने के नीचे आ ही नहीं रहा। यानी कि तू देख सकता है कि कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। तो इसमें मैंने उस रिक्त स्थान को पहले से नमक से भर दिया था। अब मैं इसमें कितना भी इंडिगो ब्लू डाल दूं, अब ये नीचे नहीं आएगा। ये मैं बोला हूं, अभी बहुत शानदार शानदार एक्सपेरिमेंट से समझोगे, बस एंड तक बने रहना, एकदम आसान तरीके से समझोगे। यहीं पे तू देख रहा है कितने डिफरेंस दिखाई दे रहा है, यानी कि रिक्त स्थान होता है तभी तो पहले नमक वाला खाली स्थान भर लिया है, और मैं कितना भी अब डाल रहा हूं, अब इंडिगो ब्लू मिल नहीं रहा है, लेकिन इसमें क्या हुआ है, मिल गया है। आया समझ में? तो आशा करता हूं बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि रिक्त स्थान होता है, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अब ध्यान देना, अगला बोल रहा है, क्या समझ गए, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। अब पहले गिलास में क्या किया, रिक्त स्थान था, तो उस रिक्त स्थान को नमक ने फिल कर लिया, अपने आप को उस रिक्त स्थान में नमक फिल हो गया, जिसके कारण मैं कितना भी इंडिगो ब्लू डाल रहा था वो जगह पहले से भर चुकी थी, इसीलिए इंडिगो ब्लू नहीं मिल रहा था। और एक नॉर्मल वाटर था, तो उसने इंडिगो ब्लू में क्या हुआ, इंडिगो ब्लू उसमें घुल गया, क्योंकि मैंने उसमें सॉल्ट नहीं डाला था, यानी कि उस पदार्थ के पार्टिकल्स के बीच रिक्त स्थान अभी बचे थे, ठीक है। अगला चलते हैं। बोल रहा है कि जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं, तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थिति रिक्त स्थान में समावेशित हो जाता है। तुम बस उदाहरण याद रखना, सभी एग्जांपल्स मैंने तुम्हें दिखा दिया है एक ही एक्सपेरिमेंट से। अब तुम चाय या कॉफी कुछ भी बनाते हो तो देखते हो उसमें सभी चीजें डालते हो, सभी चीजें डालते हो ना, डाल के बहुत अच्छे तरीके से बनाते हो। जब हम चाय, कॉफी, नींबू पानी बनाते हैं
तो एक तरह के पदार्थ के कण दूसरे तरह के पदार्थ के कणों के बीच उपस्थित रिक्त स्थान में क्या होते हैं, समावेशित हो जाते हैं, यानी कि भर जाते हैं। इससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। उस चीज को मैंने एकदम एक्सपेरिमेंटली प्रैक्टिकली एकदम तुम्हें दिखा दिया है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। क्योंकि मैंने पहले गिलास को लिया था, उसमें साल्ट डाल दिया, यानी कि उस गिलास के पार्टिकल्स के बीच जो जगह थे नमक ने भर लिया। एक में नॉर्मल वाटर मैंने लिया था, उसमें क्या था, नॉर्मल वाटर था, इसलिए इंडिगो ब्लू इसमें पूरा घुल गया और इसमें पहले से नमक से भर चुका था वो खाली स्थान, रिक्त स्थान, जिससे इंडिगो ब्लू नहीं घुला। यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से तुम इन चीजों को देख सकते हो। अभी तक वो नीचे नहीं आया, क्यों? क्योंकि इसमें पहले से रिक्त स्थान नमक से भर चुका था और ये नॉर्मल वाटर था, इसलिए पूरा स्थान इसमें था, इसलिए इंडिगो ब्लू इसमें मिल गया। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। यहाँ पे देख रहे होगे, जैसे ही जल में क्या हुआ, हमने देखा यहाँ पे, जैसे ही हमने जल में क्या किया, नमक मिलाया, नमक मिलाते ही क्या हुआ, जल हिलाए नमक को, तो जल में क्या हुआ, पूरी तरह से नमक मिल गया। और मिलने के साथ जल और नमक दोनों क्या हो गए, एक साथ हो गए। यानी कि इस नमक में तुम देखोगे इस पानी का लेवल इससे ऊपर कभी नहीं जाएगा। यानी कि तुम जब तक क्या होगा, जितना भी तुम डाल लो, जितना भी तुम डाल लो, एक लिमिट के बाद ही वो ऊपर आता है, लेकिन पानी का लेवल नहीं, नमक ऊपर आएगा। ठीक है भाई, नमक ऊपर आएगा, नमक ओवर होगा। क्यों? क्योंकि रिक्त स्थान भर चुके जब होंगे तो ऑटोमेटिक ओवर होने लगेगा। लेकिन जब तक नहीं भरा रहेगा तब तक ये पानी का लेवल कभी ऊपर नहीं हो सकता। अब जल में क्या किया, नमक मिलाया, फिर जल को हिलाया, नमक मिल गया। अब ये अपने अपने अच्छे तरह से एक दूसरे में समावेशित हो गए हैं, घुल गए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पे। अगला टॉपिक है उसी में, उसके अभिलाक्षणी गुण नहीं, पदार्थ के कण पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ध्यान देना, एग्जाम्पल बहुत अच्छे तरीके से, जब पढ़ाई करते हो तुम लोग, ध्यान देना, जब पढ़ाई करते हो तुम, तो स्कूलों में तुम्हें एक चौक का प्रयोग कराया जाता है। चौक से लिखा जाता है। ठीक है, चौक से लिखा जाता है। उसी के साथ मान लो घर में तुमने देखा होगा एक लोहे की कील को, क्या देखा होगा तुमने, एक लोहे की कील को तुमने देखा होगा, एक लोहे की कील को। अब मैं बस तुम्हें समझाने का मतलब यह है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित किए रहते हैं, बट मैटर यह है कि कुछ स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं और कुछ वीकली बॉन्डेड होते हैं। बॉन्डेड मतलब जुड़े होते हैं। तो कुछ पदार्थ के कण क्या होते हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं, और कुछ पदार्थ के कण क्या होते हैं, वीकली बॉन्डेड होते हैं। अब यहाँ पे चौक और कील समझते हो ना, कील, कांटी। अगर चौक में जो पार्टिकल्स प्रयोग किए गए हैं, जैसे ही टीचर क्या करता है, चौक से पढ़ाना चालू करता है, तुम देखते होगे चौक के जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, गिरने लगते हैं। ठीक है, गिरने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कांटे की अपेक्षा चौक में क्या है, वीकली बॉन्डेड उसके पार्टिकल्स है। आकर्षित तो किए हैं, एक दूसरे से जुड़े तो हैं, लेकिन क्या है, थोड़ी कमजोरी से जुड़े हुए हैं। लेकिन वहीं पे कांटी, कील, तुम मार हथौड़ी, कितना भी हथौड़ी से तुम ठोक लो, कितने भी हथौड़े से तुम ठोक लो, कांटी टेढ़ी होगी लेकिन कभी टूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके जो आयरन के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हुए हैं, एक दूसरे से एकदम स्ट्रांगली बॉन्डेड है। कितना भी छुड़ा लो, छूटेंगे नहीं। मार हथौड़ी, छूटेंगे नहीं कभी। ठीक है, तो आकर्षित क्या है, यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा, आकर्षित है। अब मैंने यहाँ पे पानी लिया था, अब पानी के पार्टिकल्स क्या है, वीकली बॉन्डेड है, तभी तो ऐसे हिला देता हूं तो हिल जा रहा है। लेकिन अगर इस बॉटल को लूं तो क्या लोहा हिल रहा है, क्या बॉटल को पूरा बॉटल नहीं हिल रहा है, लोहा थोड़ी हिल रहा है, इसके पार्टिकल्स थोड़ी हिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, स्ट्रांगली बॉन्डेड है। मैं इसको कितना भी मार लूं, इसको कुछ हो रहा है,
कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये स्ट्रांगली बॉन्डेड है। लेकिन अगर ये पानी है, पानी को मैं इसमें अगर उंगली डाल दूं इसमें, उंगली डाल दूं तो क्या हो रहा है, पानी इधर, मेरी उंगली क्या हो रही है, पानी के अंदर तक चली जा रही है। ठीक है, तो तुम देख रहे होगे तो पानी के पार्टिकल्स क्या है, पानी के पार्टिकल्स क्या है, थोड़े लूजली बॉन्डेड है, वीकली बॉन्डेड है। ये नहीं सोचना कि अब हिल गया तो नीचे आ जाएगा, ना भाई, अभी फिर वो चला जाएगा ऊपर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। यहां तक समझ में आ गया। अब चौक में क्या है, थोड़ा लूजली बॉन्डेड है, वीकली बॉन्डेड है, और कांटी में क्या है, बॉन्डेड का मतलब जुड़े रहना, आकर्षित किए रहना। इसमें थोड़ा वीकली बॉन्डेड है, इसमें क्या है, थोड़ा स्ट्रांगली बॉन्डेड है। इसीलिए कांटी को तुम कितना भी हथौड़ी देते हो उसे कुछ होता नहीं है, बस वो टेढ़ी हो जाएगी लेकिन टूटती नहीं है जल्दी, क्योंकि वो बहुत मजबूती से पकड़ी रहती है, उसके पार्टिकल्स बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, अगला बोला है कि जब हम पानी के नल को खोलते हैं, ध्यान देना, जब हम पानी के नल को खोलते हैं और पानी की धार अपनी उंगली से तोड़ने की कोशिश करते हैं तो क्या वह धार टूट जाती है? नहीं। अगर तुम पानी जाके घर पे इसको करना, ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग करते हैं, ध्यान देना, अगर मैं इस चीज को क्या कर रहा हूं, ध्यान देना, अगर मैं पानी के कण को अगर ऐसे गिरा रहा हूं, पानी के पार्टिकल्स को अगर मैं यहाँ पे गिरा रहा हूं, ठीक है, तो तुम देख रहे होगे इसके पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं। पानी क्या हो रहा है, गिर तो रहा है, लेकिन इसके पार्टिकल्स क्या हो रहा है, सिर्फ हमारे उंगली पे गिरने के कारण दूर तो हो रहा है, लेकिन एक साथ इसकी बॉन्डेड कभी टूटती नहीं है। ठीक है, इसका जो बॉन्डिंग है कभी टूटता नहीं है। ठीक, तो वही बोल रहा है कि क्या वह धार टूट जाती है? तो नहीं, धार कभी नहीं टूटता, हमारे उंगली से पकड़ते हुए वो जाता है, लेकिन जाता जरूर है, धार कभी नहीं टूटता, क्योंकि पानी की धार जुड़ी रहती है। इसका मतलब यह है पानी के कण एक दूसरे के साथ क्या है, आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। उसी तरह मैंने तुम्हें एग्जाम्पल लेके समझा दिया, हर एक पदार्थ आकर्षण बल से जुड़ा रहता है, बस मैटर ये होता है कि कुछ पदार्थ स्ट्रांगली जुड़े रहते हैं और कुछ पदार्थ क्या होते हैं, थोड़ा लूजली जुड़े रहते हैं। अब पानी क्या था, थोड़ा लूजली जुड़ा था, इसीलिए फ्लो कर ले रहा था। अब काटी क्या है, अब पानी की अपेक्षा चौक क्या है, थोड़ा सा और स्ट्रांगली है। अब इसकी अपेक्षा काटी क्या है, और स्ट्रांगली और मजबूती से आकर्षित किया है। आया समझ में? ठीक है, आगे चलते हैं। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान और उनकी गतिज ऊर्जा, तो रिक्त स्थान होती है, तुमने तो विद एक्सपेरिमेंटली इसे समझ लिया। उनकी गतिज ऊर्जा ठोस पदार्थों में सबसे कम होती है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल लेके तुम्हें समझाया है। अब इसमें उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बहुत कम होगी। ठोस है ना, इसमें क्या है, चलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें थोड़ी उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, कम होगी ठोस में। ठीक, अब बोल रहा है कि द्रव अवस्था में माध्यम। अब द्रव अवस्था, मैंने पानी को लिया था, द्रव अवस्था में क्या है, वो माध्यम होता है थोड़ा सा, क्यों, क्योंकि ठोस ठोस ही होता है। और द्रव में क्या होगा, उसकी गतिज ऊर्जा, जैसे ही आग दोगे, जैसे ही नीचे से टेम्परेचर चेंज करोगे, वैसे ही तेज। यानी कि कहने का मतलब इस ठोस में गतिज ऊर्जा दिखने में बहुत समय लगेगा, और वाटर में, लिक्विड में क्या होगा, कम समय में ही जैसे टेम्परेचर हम देंगे तुरंत इसकी गतिज ऊर्जा तेज हो जाती है, बढ़ जाती है इसकी ऊर्जा, और हमें अच्छे से दिखाई देने लगता है। ठीक है, और बोल रहा है कि गैसीय अवस्था में अत्यधिक होती है। ठीक है, तो गैसीय अवस्था में समझ ही रहे हो, बहती हवा सा था हो, यानी कि हवा क्या होती है, बहती रहती है, इसमें गतिज ऊर्जा तो समझ ही रहे हो बहुत अधिक होता है, यानी कि उसके गति करने की जो ऊर्जा है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, आगे बोल रहा है, इसका मतलब यह है कि पानी के कण एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ आकर्षण बल से जुड़े होते हैं। जैसे मैंने तुम्हें यहाँ दिखाया है ना, यहाँ पे मैं कितना भी पानी गिरा रहा हूं, धार टूट नहीं सकता भाई, धार टूट नहीं सकता, इसका धार कभी नहीं टूट सकता। यानी कि इससे ये पता होता है हमें कि क्या होते हैं, इसके जो कण होते हैं एक दूसरे से स्ट्रांगली जुड़े होते हैं। यहाँ पे पानी चल रहा है और यहाँ देखना नहीं है, मैंने तो यहाँ करके दिखाई दिया। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। सबसे पहले भाई, अगर मजा आ रहा होगा वीडियो में तो शेयर करना नहीं भूलना, अगर शेयर करोगे मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट करते हो तो जहां नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर करो कि शिवम भैया यहाँ हमें समझ में नहीं आया। शेयर करो, चैनल को दोस्तों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, वीडियो को शेयर करो,
कि सब पढ़ सके, सब आगे बढ़ सके और विद एक्सपेरिमेंट पढ़ सके। ठीक है, तो चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है अभिलाक्षणिक गुण में ही कि आकर्षण बल भी ठोस में अत्यधिक। मैंने बताया है, अब मैंने तो सब बताया ना कि आकर्षण बल हर एक पदार्थ में होगा, लेकिन किसी में कम होगा, किसी में ज्यादा होगा। अब इस ठोस में क्या है, इस बॉटल में आकर्षण बल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। इसके कण क्या है, एक दूसरे के बहुत पास पास है, तभी तो इतनी मजबूत है ये, बहुत मजबूत है। क्योंकि इसके पदार्थ क्या है, इसके जो पदार्थ के कण क्या है, बहुत मजबूती से एक दूसरे को पकड़े हैं। लेकिन पानी में क्या था, पानी में थोड़े से लूज थे, जिसके कारण इसका धार टूट तो नहीं रहा था, लेकिन इसके पदार्थ के कण थोड़े लूजली होने के कारण ये फ्लो कर ले रहे थे। ठोस की अपेक्षा ये लूज होते हैं, मीडियम होते हैं। ठीक है, आकर्षण बल ठोस में अत्यधिक, द्रव में थोड़ा मध्यम होता है और गैस में सबसे कम होता है। अब गैस को बहाने के लिए, फ्लो करने के लिए हमें जरूरत नहीं है, वो इतना उसके आकर्षण, उसके पदार्थ के कणों के बीच जो आकर्षण होता इतना कम होता है कि वो अपने आप बहते हैं। गाना सुने हो ना, बहती हवा सा था वो, जब देखे होगे मूवी तो पता होगा ये किस मूवी का गाना है, कमेंट में जरूर बताना एक बार, अगर देखे होगे तो पता जरूर होगा। ठीक है, तो गैस में सबसे कम होता है। गैस में कम क्यों होता है, क्योंकि उसके आकर्षण बल, जो उसके पदार्थ के जो कण है, उसके आकर्षण बल बहुत कम होते हैं उनमें। और द्रव में क्या होता है, थोड़ा सा उससे अधिक होगा। और ठोस में सबसे ज्यादा होता है आकर्षण बल, बहुत ज्यादा होता है। उसके जो पदार्थ होते हैं बहुत नजदीक नजदीक और बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड होते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले टॉपिक पे, अगले पॉइंट पे। गैसीय अवस्था में कणों में गति अधिकतम होती है। अब गैसीय अवस्था में तुमको भी पता है कण क्या करते हैं, दिखाई तक नहीं देते हैं तुम्हें कोई भी कण, तो उसमें क्या होता है, गति अत्यधिक होता है। और द्रव अवस्था में माध्यम होती है और ठोस अवस्था में न्यूनतम होती है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा तुम्हें कि सॉलिड यानी कि ठोस में, किसमें, ठोस में। ठोस में क्या है, पदार्थ के जो कण है एक दूसरे से स्ट्रांगली बॉन्डेड है, स्ट्रांगली बॉन्डेड है। ठीक है, तो इसके अंदर, इसके कारण क्या होता है, गैसीय अवस्था में गति कम होती है, द्रव अवस्था में मध्यम होती है और ठोस अवस्था में न्यूनतम होती है। इतना समझ लिए। अब ठोस क्या है, एक दूसरे को एकदम स्ट्रांगली बॉन्डेड है, इसलिए इसमें क्या है, मजबूती है। अब इसमें और पदार्थ के कण इसमें अधिक भी होंगे और क्या होंगे, स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे, इसलिए क्या होता है, थोड़ा मजबूत होता है। और जैसे ही तुम लिक्विड में आते हो, यानी कि जैसे ही तुम द्रव में आते हो, द्रव में थोड़ा सा इससे कम होता है और जो इसकी बॉन्डिंग होती है इसकी अपेक्षा में क्या होगी, थोड़ी सी कम होती है। इसमें बॉन्डिंग क्या होती है, इसकी अपेक्षा में इसकी ज्यादा होगी और ठोस की अपेक्षा में द्रव में कम होगी और द्रव की अपेक्षा गैस में उससे भी ज्यादा कम होगी। यानी कि पदार्थ के कण इसमें बहुत दूर दूर होते हैं, इसमें थोड़े इसकी अपेक्षा में नजदीक होंगे और इसमें बहुत नजदीक होते हैं। ठीक है, यहां तक कहानी समझ में आ गया होगा, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है पदार्थ की अवस्थाएं। क्या बोल रहा है, पदार्थ की अवस्थाएं। तो सबसे पहले पदार्थ की, भौतिक रूप से पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। कौन कौन, ठोस, द्रव और गैस। अभी तक तुमने यही सब चीजें देख ही रहा था। अब तुम लोगों ने क्या देख रहा था, ठोस, द्रव और गैस के बारे में ही देख रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहा होगा ठोस। आइस क्या है, आइस क्या है, ठोस है। क्या है, आइस सॉलिड है। ये क्या है, पानी लिक्विड है। और ये क्या है, गैस है। सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि पदार्थ की 3 अवस्था होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, एग्जाम्पल एकदम अच्छे तरीके से तुम्हें विद डायग्राम दिखाई दे रहा है। सॉलिड तुम्हें दिखाई दिया, सॉलिड यानी कि पदार्थ के कण इतने नजदीक होंगे कि ये मजबूत होगा, यानी कि इसके पदार्थ के कण एक दूसरे से एकदम स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे। अब लिक्विड में क्या है, पानी मैंने दिखाई दिया कि थोड़ा सा दूर दूर होने के कारण जैसे मैंने इसे हिला रहा है, क्या हो गया, हिल रहा है। ठीक है, हिल जा रहा है। और हवा के बारे में, तो गैस के बारे में तुम्हें पता ही होगा, इतने दूर दूर होते हैं कि दिखाई तक नहीं देते हैं। आ गया समझ में। ठीक, अब बोल रहा है, बहुत ही शानदार टॉपिक है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। मानव शरीर को भी पदार्थ की 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है। अब भाई मानव भी तो एक पदार्थ है, इसमें भी तो जो चीजें यूज है पदार्थ है, क्योंकि उसके पास भी द्रव्यमान है।
वो भी ऑक्युपाई कर रहा है प्लेस, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ ही है, मानव शरीर भी। तो बोल रहा है कि पदार्थ को 3 अवस्थाओं में विभाजित किया जाता है, हड्डियों और दांत, ठोस अवस्था। हड्डी और दांत किस अवस्था में होते हैं? ठोस अवस्था में। हड्डी और दांत किस अवस्था में होते हैं दोस्त? देखना भाई, किसका है, किसका है जी, कमेंट में बताना किसका है। हड्डी और दांत ठोस अवस्था में होते हैं। उसके बाद ब्लड यानी कि खून और जल द्रव अवस्था में। खून और जल क्या होते हैं? द्रव अवस्था में। और फेफड़ों में फेफड़ों में हवा का, भाई देखना, बैठे हैं साहब जी एकदम फुल हड्डी के साथ, एकदम फुल बोन के साथ महाराज बैठे हैं। शरीर को जब हटाओगे ना तो यही दिखाई देंगे महाराज जी। जब महाराज दिखाई देते हैं तो यही बताते हैं कि मेरी हड्डियां ठोस है, सॉलिड है। ठीक, अब इसमें क्या है, फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, जो तुम लोग ब्रीथिंग रिस्पायरेशन जो भी करते हो, पढ़ोगे, अंतर भी पढ़ोगे जैव प्रक्रम में जब 10th में आओगे तब। ठीक है, तो तुमने एग्जाम्पल सबका देख लिया। ठीक है, और फेफड़ों में यहाँ पे यहाँ पे इसे सही कर लेना। ठीक है, फेफड़ों में हवा यानी कि फेफड़ों में जो हवा होती है वो किस अवस्था में होती है दोस्त? गैसीय अवस्था में। फेफड़ों में जो हवा होती है वो किस अवस्था में होती है? गैसीय अवस्था में। यहां तक आ गया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक, अब ठोस अवस्था के बारे में हम समझेंगे। एक निश्चित आकार होता है, ठोस अवस्था का क्या है? एक निश्चित आकार होता है। यह एक निश्चित इसका क्या है दोस्त? आकार है। इधर से मारू, इधर से मारू, इधर से मारू, साले को कुछ हो ही नहीं रहा। कुछ हो रहा है? इसका एक निश्चित आकार है। क्या कर रहा है? एक निश्चित इसका आकार है। एक आकार इसका फिक्स है, किसी आकार में रहेगा। ठीक है, इसका एक आकार फिक्स होता है। मैंने इसको इधर से मारा, इधर से मारा, कुछ हुआ क्या? लेकिन अभी पानी को लेकर इधर हिला डुला तो तुरंत आकार चेंज कर लेगा, अपना तुरंत आकार को चेंज कर लेगा। ठीक है, तो इधर से मारा, इधर से मारा, कुछ नहीं हो रहा, इसको कुछ नहीं हो रहा ना। तो क्या होता है? ठोस का एक आकार जो होता है फिक्स होता है, आकार जो होता है निश्चित होता है। जैसे आप तुमने क्या देख रखा, यहाँ पे बर्फ का एक आकार है। अभी टेम्परेचर जैसे चेंज होगा ये क्या हो जाएगा? आ तो जाएगा लिक्विड अवस्था में, लेकिन अभी आइस के रूप में है तो इसका क्या है? आकार निश्चित है। जो इसका आकार है वो क्या है? निश्चित है। इसके आकार जो है वो क्या है? निश्चित है। आगे समझ में? अब ठोस अवस्था में बोल रहा है इसमें कि ठोस अवस्था में स्पष्ट सीमाएं होती हैं। तो भाई एक सीमा तो होता है, एक बाउंड्री तो होती ही है। एक बाउंड्री है कि नहीं है? तुम्हें भी तो दिखाई दे रहा है बाउंड्री। इसकी एक बाउंड्री फिक्स एक बाउंड्री होती है। ठीक है, जैसे इसका भी क्या है? बाउंड्री है। इसका एक फिक्स एक बाउंड्री है। इसका एक फिक्स क्या है? बाउंड्री है, सीमाएं होती हैं। निश्चित या स्थिर आयतन होता है। भाई इसका आयतन कभी नहीं बदलता। इसका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। इस बोतल को तुम कहीं भी ले जाके रख दो, किसी चीज में भी डाल दो, ऐसे ही रहेगा। ना ही इसका आकार चेंज होगा, ना ही आयतन चेंज होगा। इसका क्या होता है? निश्चित रहता है। इसका भी आयतन क्या होता है? निश्चित रहता है। ठीक, इनकी संपीड़ितता नगण्य होती है। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी। इसको मैं कितना भी कंप्रेस करूं, कितना भी कर लूं, कितना भी दाब लूं, कुछ हो रहा? मैं इसे कितना भी कंप्रेस कर रहा हूं, कितना भी संपीड़ित कर रहा हूं, इसको इस पे नगण्य होती है। कितना भी कंप्रेसिबिलिटी इस पे कर लो, कोई भी काम नहीं करता। यानी कि इस पे कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? नगण्य होती है। ठीक है, यहां तक समझ गए। कुछ अपवाद हैं जिन्हें समझते हैं। अपवाद को भाई तुरंत समझना जल्दी से। बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है। अब कुछ अपवाद भी है। रबड़ जिसमें लड़कियां होंगी, जिस रबड़ का तुम लोग यूज करते हो, आज के समय में लड़के भी यूज कर रहे हैं, तो जिस रबड़ को तुम लोग क्या करते हो, वो भी सॉलिड है, लेकिन उसे खींचते हो तो उसका आकार क्या होता है? चेंज हो जाता है। भाई साइंस है, एक्सेप्शन भर भर के मिलेगा। अभी तो 9th में हो, 11th 12th में आओ, पता चलेगा। ठीक है, एक्सेप्शन भर भर के मिलेगा, क्योंकि साइंस है, विज्ञान है। ठीक है,
तो कुछ चीजें सही भी होती हैं, कुछ एक्सेप्शन भी होती हैं। ठीक, तो रबड़ बैंड को जैसे तुम लोग खींचते हो उसका आकार क्या होता है, चेंज हो जाता है, लेकिन फिर से अपनी जगह पे आ जाता है, वो सॉलिड होता है। तो इसमें तुम लोग क्या करोगे, अपवाद भी याद रखोगे। बल लगाने से रबड़ बैंड का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटा लेने से यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अगर अत्यधिक बल लगाया जाए तो रबड़ बैंड टूट जाता है। इतना ठोस होता है कि अगर ज्यादा बल लगा दे मार तोड़ दोगे, पूरा बल आजमा लेते हो उसी पे। ठीक है, तो आगे बोला है कि ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। हाँ तो भाई मैंने बताया ही है कि ठोस पदार्थों में कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, न्यूनतम होती है। अगर इसको टेम्परेचर दोगे भी तो इतना जल्दी ये नहीं गलना चालू होगा, इतना जल्दी अपने पदार्थ के कणों को गति में नहीं लाएगा, गतिज ऊर्जा इसकी कम होती है। इसलिए ठोस पदार्थों का एक निश्चित और दृढ़ आकार होता है, मैंने समझाया ही है। शर्करा और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। शर्करा यानी कि चीनी और नमक जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी का आकार ले लेते हैं। मैंने तुम लोग से बताया है, अभी तुमने पढ़ा है कि आयतन और आकार उसका क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन जैसे ही नमक और चीनी जिस बर्तन में डालोगे उसी का आकार ले लेता है, लेकिन होता तो ठोस में ही है ना। मैंने बताया कि इस बर्तन को जिस भी में डाल दो ये उसका क्या करेगा, जिस चीज में डालोगे अगर वो बड़ा होगा तो उसमें रखा जाएगा, नहीं तो ये अपने आकार से कभी हट नहीं सकता है। लेकिन तुमने देखा यहाँ पे शर्करा और चीनी जिस भी बर्तन में डालते हो उसी का आकार ले लेता है। ठीक है, लेकिन ये ठोस पदार्थ है क्योंकि क्रिस्टलों का आकार वही रहता है, क्योंकि क्रिस्टलों का आकार क्या रहता है, वही रहता है। लेकिन वो पदार्थ जो चीनी और नमक है बस उसका आकार ले लेते हैं। जो उसके क्रिस्टल है वो तो उसी आकार के रहते हैं, लेकिन जो उसकी पूरी ग्रुप है, जब पूरा जो क्रिस्टल मिल के बने हैं वो उस डब्बे का आकार ले लेते हैं। अगला बोल रहा है तेजी से, यहां पे रहेगा तेजी से कर लेना, तेजी से दबाकर स्पंज को काफी हद तक संपीड़ित कर सकते हैं। स्पंज को काफी हद तक हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पंज देखे होंगे जब उसको ज्यादा तेजी से दबाते हैं तो लोग क्या होता है, संपीड़ित हो जाता है। अभी मैंने पढ़ा है कि उसमें संपीड़ित नगण्य होती है, तो हम लोग एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं, अपवाद पढ़ रहे हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ठोस में होने के बाद भी ये चीजें उसमें होती हैं, लेकिन फिर भी यह ठोस है। कारण यह है कि स्पंज के छिद्रों में हवा भरी होती है, दबाने से हवा बाहर निकल जाती है। दबाने से क्या होती है, हवा बाहर निकल जाती है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। भाई वीडियो को पॉज करके नोट करते रहना दोस्त, वीडियो को पॉज करके नोट करते रहना, एकदम नोट्स बनाते रहना। अपना नोट्स ही सबसे अच्छा नोट्स होता है। अब दूसरा क्या है हमारा, द्रव अवस्था। क्या है दूसरा, द्रव अवस्था। क्या है दूसरा है द्रव अवस्था। अब क्या बोल रहा है, द्रव तरल होते हैं उनमें बहाव होता है। ये सब चीजें तो नॉर्मल तुम भी जानते हो, एकदम रत्ती चैप्टर है यार, एकदम हलुआ जिसको बोलते हो ना, हलुआ लुल्लू पुल्लू बाबू वाला चैप्टर है एकदम। ठीक है, तरल होते हैं उनमें बहाव होता है। द्रव का कोई स्थिर आकार नहीं होता, वे बर्तन का आकार ले लेते हैं। अब पानी है, मुंह में डाल लो, इसका बकल कैविटी का आकार ले लेगा। बोतल में डाल दो, बोतल का आकार ले लेगा। भाई रहेगा तो 1 लीटर पानी ही ना, इस बोतल में जितना पानी अगर इसको मैं जग में डाल दूं, ग्लास में डाल दूं, मुंह में डाल दूं, क्या करेगा, इसका आकार ले लेगा। यानी कि इसका आकार और आयतन क्या होता है, आकार इसका फिक्स नहीं होता है, लेकिन याद रखना आयतन इसका निश्चित होता है। द्रव का निश्चित आयतन होता है, आयतन समझते हैं। 1 लीटर तूने पानी इसमें लिया, अगर इस पानी को क्या करोगे, डब्बे में लेके जाओगे, किसी दूसरे जग में रख दो, तो पानी तो 1 ही लीटर है ना दोस्त, पानी तो 1 ही लीटर है ना। लेकिन इसका आकार क्या हो गया, बोतल के आकार का हो गया, लेकिन इसका जो आयतन 1 ही लीटर था वो तो 1 ही लीटर है ना। इस चीज को याद रखना है, आयतन इसका क्या होता है, निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता। तो वे बर्तन का आकार ले लेता है, यानी कि जिस बर्तन में जाता है उसका आकार ले लेता है, इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव में बहुत कम संपीड़न होती है, तो ठोस की अपेक्षा क्या होती है, उसमें नगण्य होता है, इसमें क्या होता है, थोड़ा कम होता है। द्रव में पानी को अगर तुम दाबोगे तो अच्छे तरीके से दब जाता है, ठीक है, थोड़ा सा बल लगता है, बट क्या होगा, नगण्य नहीं होता है, ठोस की अपेक्षा में थोड़ा कम होता है। अब इसमें है द्रव के कणों का आकर्षण बल उसका आयतन निश्चित रखता है। अब द्रव के जो कण मैं पानी को गिरा रहा था तो उसकी धार टूट नहीं रही थी, क्यों, क्योंकि उसके आकर्षण बल को उसका आयतन निश्चित रखता है। ठीक है, समझना अच्छे से।
आयतन निश्चित रखता है। द्रव जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन का आकार ले लेते हैं। आगे समझ में। अब द्रव कोई भी हो सकता है, दूध है, तेल है, पानी है, ठीक है। अब ध्यान देना, गैस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड पानी में विसरण करती हैं, पानी में घुलती मिलती हैं, और यही जलीय पौधे। अब कई लोग सोचते हैं, यहाँ पे तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्त, कि पानी में जलीय पौधे या फिर एक्वेटिक जीव ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेते और छोड़ते हैं। तो क्या करोगे, गैस के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 पानी में क्या होते हैं, गति करते हैं, और यही जलीय पौधे जीव एक्वेटिक जीव जो होते हैं पानी में घुली ऑक्सीजन के कारण पानी में सांस ले पाते हैं। यानी कि पानी में कार्बन डाइऑक्साइड और गैस ऑक्सीजन जो भी हो उसका क्या होता है, गैस जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, पानी में विसरण होता है, ठीक है, मिलते हैं। और मिलने के बाद क्या होता है, जब पूरी तरह से मिल जाते हैं तो एक्वेटिक जो प्लांट होते हैं या फिर एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं उसे क्या होता है, सांस ले पाते हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, एनसीईआरटी में बहुत तगड़ा क्वेश्चन है और हमेशा आता भी है कि एक्वेटिक प्लांट या फिर एक्वेटिक एनिमल सांस कैसे लेते हैं पानी में, ठीक है। तो इस लाइन को तुम एकदम इंपॉर्टेंट लगा सकते हो, आता ही आता है। अगला बोल रहा है द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है। हाँ भाई, तो ठोस की अपेक्षा द्रव में क्या होगा, कोई भी चीज बहुत अच्छी तरीके से फैल जाता है, मिल जाता है, पूरा घुल मिल जाता है, फैल जाता है, पूरा विसरण एकदम अच्छे तरीके से हो जाती है, ठीक है। और ठोस अवस्था में कम होता है। भाई ठोस में कहाँ कुछ विसरण हो पाएगा, इसमें कहाँ कुछ मिल पाएगा, तो उसी तरह इतना स्ट्रांगली बॉन्डेड है कि इसको मिलने का कोई चांस ही नहीं है, विसरण हो ही नहीं पाएगा, कुछ चीजें फैल ही नहीं पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे कड़ों रहेगा, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, यहाँ पे क्या रहेगा, कणों में, क्योंकि कणों में गति द्रव अवस्था में विसरण अधिक होता है और ठोस अवस्था में कम होता है, क्योंकि कणों में गति द्रव में ज्यादा होती है। ठोस की अपेक्षा द्रव में कणों की गति क्या होती है, ज्यादा होती है। हमने तभी से पढ़ के आ रहा है, हमने पढ़ रखा है ये चीजें और पढ़ते भी आ रहे हैं। और ठोस में कणों की गति कम होती है। अभी तक तुमने ये सब चीजें पढ़ के तुम आ चुके हो, अभी लक्षणी गुण में पढ़ के आ चुके हो। बस भाई नोट्स बनाना मत भूलना, ये नहीं कि चलो नहीं बनाते हैं भाई, एकदम अच्छे तरीके से मिल रहा है, नोट्स को अच्छे तरीके से बनाओ, अच्छे से समझो, लिखते चलो, बहुत मजा आएगा भाई। चलो ठीक है, अगले टॉपिक पे चलते हैं। अब गैसीय अवस्था। गैसों में बहाव होता है, बहती हवा शाखाओ, पढ़े देखे हो ना मूवी, कमेंट में एक बार जरूर बताना इस चीज को, किस मूवी का है ये, ठीक है। गैसों में क्या होता है, बहाव होता है, गैसों में संपीड़न अधिक होती है। अब यहाँ पे कंफ्यूज, कौन संपीड़न है ये, नहीं कहीं कंप्रेसिबिलिटी अब कितना भी कर रहा, नहीं भाई। सिलेंडर देख रहे हो ना, गैस का सिलेंडर जिसपे खाना बनता है, उसको वहां पे तुमको एकदम अच्छा एग्जांपल वही मिलता है कि कितनी कंप्रेसिबिलिटी वहां पे होती है। देखते हो ना, गैस को इतना कंप्रेस करके रखा गया रहता है, गैसों में सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है भाई, इस चीज को याद रखना। ठोस में क्या होता है, नगण्य होता है, द्रव में उससे थोड़ा कम होता है, लेकिन गैस में सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी होती है दोस्त, संपीड़न जो होती है सबसे ज्यादा होती है। गैस को देखते हो, जो एलपीजी गैस जो घर में तुम यूज करते हो, उसको कितने अच्छे से कंप्रेस करके बंद किया गया रहता है कि कहीं से वो लीक नहीं करता है, लेकिन जैसे खोलते हो फुक दे बोल के निकलता है। तो बहुत तगड़ा कंप्रेसिबिलिटी होती है गैस की, गैस को बहुत तगड़ा कंप्रेस करके रखा जाता है, तो सबसे ज्यादा होती है। गैसों में कोई निश्चित सीमाएं नहीं होती, इसका कोई सीमा दिख रहा है, जहां से मर्जी ऐसे कर ले रहे हो, अगर सीमा होती तो रोक नहीं लेता। गैसों में कोई सीमाएं नहीं होती हैं। गैसों में कोई निश्चित आकार नहीं होता है, गैसों का कोई आकार भी नहीं है, ये ठोस है इसका आकार है, ये ठोस है इसका आकार है, ये लिक्विड है इसका भी एक आकार है कि ये गिलास के आकार में है, लेकिन गैसों का कोई आकार नहीं होता। गैसों में कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसका कोई आयतन नहीं होता निश्चित। तो याद रख सकते हो, ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता है। गैस में क्या होता है, दोनों निश्चित नहीं होते। ठीक है भाई, तो याद रखना इस चीज को। आगे चलते हैं। गैस के कण इधर उधर घूमने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं। जैसे
दो चार लड़के एकदम घुमक्कड़, घर के एकदम घुमक्कड़ लड़के, एकदम स्वतंत्र हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, इधर चल इधर चल, घूम के आते हैं, ठीक है, एकदम घुमक्कड़ लड़के। उसी की तरह गैस भी क्या होते हैं, स्वतंत्र रहते हैं, इनको भी कोई पूछने वाला नहीं होता है कि ओए इधर आ जा, ओए कहाँ जा रहा है, इसको कोई पूछने वाला नहीं। उसी तरह घुमक्कड़ लड़कों को भी यही होता है, उनमें आकर्षण बल कम होता है, इसलिए गैसों में बहाव होता है। अब गैस के कण क्या होते हैं, आकर्षण बल इसमें कम होता है, इसीलिए गैसों में क्या होता है, बहाव होता है। पानी में इससे थोड़ा आकर्षण बल अधिक होता है, जिससे थोड़ा कम जांगर हमारा लगता है, कम एनर्जी लगती है। लेकिन ठोस में गैसों के कण इतने मजबूती से पकड़े रहते हैं, इतने स्ट्रांगली पकड़े रहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, कितना भी प्रेशर लगाते हैं जल्दी उस पर हम लोग काम नहीं कर पाते, उसके आकार को बिगाड़ नहीं पाते हैं। थोड़ा बिगाड़ तो देंगे, अगर बिगाड़ने पाए तो हम क्या नहीं बिगाड़ देंगे, लेकिन थोड़े से एनर्जी लगती है, क्योंकि उसके कण क्या होते हैं, स्ट्रांगली बॉन्डेड। मैंने चक और कील को लेके समझाया था, चक को मार दो फुस, लेकिन कील को मार के दिखा दो, समझ में आ जाएगा। गैस का कोई निश्चित आयतन नहीं होता, इसलिए गैस जिस भी बर्तन में रखी जाती है वह उसी बर्तन का आयतन घेर लेती है। अब उसी गैस को बड़का सिलेंडर में रखो तो बड़के सिलेंडर का हो जाएगा, छोटका में रखो तो छोटके का हो जाएगा, यानी कि उसका भी आयतन निश्चित नहीं होता है। गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं, इसी कारण कण आपस में और बर्तन को दीवारों से टकराते हैं। क्या होते हैं, गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करते हैं। ठोस में क्या था, नहीं कर रहे थे, और लिक्विड में क्या था, थोड़ा टेम्परेचर चेंज किए कर रहे थे। लेकिन इसमें क्या होता है, गैसीय अवस्था में, ध्यान देना, मान लो यहाँ पे कोई तुमने सिलेंडर को तैयार कर दिया, ठीक है, समझना अच्छे से, सिलेंडर को तुमने रखा है, अब इसके अंदर क्या है, गैस के कण है। अब इसको इतनी कंप्रेसिबिलिटी के साथ हम लोग इसको पैक किए हैं, इतना कंप्रेस करके रखा गया है, इसको सिलेंडर को इतना कंप्रेस करके रखा गया है गैस इसमें, कि क्या होते हैं, इसके पदार्थ के कण रास्ते नहीं पाते हैं निकलने के लिए, तो क्या करते हैं, इस दीवार से क्या करेंगे, कभी इधर से इधर टकराएंगे, कभी इधर से इधर टकराते हैं, 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 इधर से इधर टकराते हैं। लेकिन जब तक रास्ते नहीं पाते हैं वो कहीं नहीं निकलते। जैसे ही तुम क्या करते हो, इसको खोलते हो, तुरंत करके वो क्या होता है, गैस निकल जाता है। तो वही बोल रहा है, गैसीय अवस्था में कण अनियमित रूप से तेजी से गति करता है, यानी कि कोई इसका नियम नहीं है कि इधर ही करेगा, इधर भी कर सकता है, इधर भी कर सकता है, क्योंकि भाई वो इतनी तेजी होती है गति कि वो बस रास्ता ढूंढता है, लेकिन उतना ही कंप्रेस के साथ उसे पैक भी तो किया गया रहता है, ठीक है, गति करते हैं। इसी कारण कण आपस में और बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, आपस में भी टकराएंगे, जहां भी जगह पाएंगे वहां क्या होंगे, टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है, यानी कि प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, यानी कि हर एक क्षेत्रफल पे, प्रति इकाई क्षेत्रफल पे गैस क्या करता है, गैस के कण प्रेशर लगाते हैं, जाके टकराते हैं, तो क्या होता है, गैस के बल के कारण गैस का दबाव बनता है। जब वो क्या करते हैं, हर एक प्रति इकाई क्षेत्रफल पे जाके टकराते हैं, हर एक दूसरे से टकराएंगे, कहीं दीवार से टकराएंगे, कहीं बाउंड्री से टकराएंगे, इसी कारण क्या होता है, उसका प्रेशर और ज्यादा बनता है। इसलिए जैसे ही गैस खोलते हो करके निकलता है, क्योंकि कंप्रेसिबिलिटी हाई होने के कारण वो एक दूसरे से रह नहीं पाते, कभी अपने में टकराएंगे, कभी दीवार में टकराएंगे, यानी कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी हाई होती है, ठीक है। तो आशा करता हूं बहुत अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा। इसके आगे के पार्ट को मैंने बोला है धीरे धीरे ही लेकर चलूंगा, लेकिन लास्ट तक जरूर पढ़ना, अभी आगे और भी हम लोग एक्सपेरिमेंट के साथ अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है भाई। तो घबराना नहीं, शिवम भैया साथ है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन चलते रहना है, चलते रहना है। तो मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट लेक्चर में, एकदम मस्त जबरदस्त सेशन के साथ। इसके आगे का सेशन और ही लाजवाब होने वाला है भाई। हम लोग समझेंगे कैसे इसके स्टेट ऑफ मैटर में चेंज कैसे करेंगे, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, आगे की कहानी और जबरदस्त होने वाली है। तो लास्ट तक बने रहना, वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों के बीच। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, आज का एपिसोड यहीं पे फिनिश करते हैं।